नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। और उत्तर प्रदेश की महफिल सज गई है। अब सारी जो प्रमुख सीटें थी जहां संशय था वो सब खत्म, सब कुछ तय हो गया है कि कौन कहां से लड़ेगा। बड़ी सीटों पे कह रहा हूं, छोटी सीटों पर भी बवाल मचा हुआ है। रोज कैंडिडेट बदले जा रहे हैं, पता नहीं कौन कब है, अंतिम समय तक पता नहीं चलता। लेकिन उत्तर प्रदेश का विशेष फोकस आज रहेगा क्योंकि तीसरे चरण के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें 10 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। जो कुल 93 सीटें होने वाली उसमें से 10 यूपी की है और पूरा गुजरात जा रहा है चुनाव में। कर्नाटक की काफ़ी सीटें होंगी इसमें, महाराष्ट्र की 11 सीटें हैं। बारामती बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे ननद भौजाई के बीच में लड़ाई चल रही है कि सुप्रिया ताई जीतेंगी कि कौन जीतेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश इसलिए मैं कह रहा हूँ खास फोकस क्योंकि वहाँ की जो 2 सीटों पर पिछले वीकेंड के दौरान आपने चर्चाएं सुनी होंगी, बातचीत देखी होगी, वो अमेठी और रायबरेली की है। बहुत सस्पेंस था, देर रात में नाम तय हुआ और नाम में ऐसी गुगली कि मेरा अनुमान भी गलत हो गया। क्यों गलत हुआ ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन अंत में ये तय हुआ कि एक जगह से राहुल जी लड़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट सीट है रायबरेली की। मूल प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश में जो दिग्गज उतर गए हैं कांग्रेस की तरफ से, सपा की तरफ से, सबसे क्या वो एक बहुत इंटरेस्टिंग बैटल होने वाला है। जैसा कि अखिलेश जी कह रहे थे कि महफिल तो यहीं सजेगी और वाकई लखनऊ से ही रास्ता जाता है, दिल्ली का एक्सप्रेसवे बन गया, एकदम सनसनाता हुआ। क्या होगा और तीसरे चरण में क्या होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 चरण के बाद बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि इतना काम हो गया। तीसरे चरण के बाद आधी से ज़्यादा सीटें हो जाएंगी, तो एक तरीके से सरकार बनाने के लिए नियर मेजॉरिटी का दावा कोई भी पार्टी या कोई भी संगठन कर सकता है। इसी पे आज बातचीत होगी कि माहौल क्या है तीसरे चरण का और ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश का, इन सब पे बातचीत होगी। हमारे साथ जो चर्चा के लिए हैं 4 वरिष्ठ मेहमान, परिचय करा दूँ आपका। अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, सतीश जी हैं हमारे साथ, प्रेम कुमार जी और सज्जन कुमार सिंह जी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। बेसिक अपडेट ये है कि तीसरे चरण का चुनाव है जिसमें 11 राज्य और यूटी मिलके जा रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण राज्य सब हमने आपको बताया। लेकिन यूपी में देखिए सर, आप जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब वहाँ से बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे। वो याद है आपको NHRM वाला घोटाला जिसमें उनका नाम आया था, रहने वाले बांदा के चुनाव लड़ेंगे जौनपुर से। अचानक मायावती ने टिकट काट दिया श्रीकला धनंजय सिंह का। क्यों काटा पता नहीं, अंदाज़ा लगाइए। बस्ती से भी दयाशंकर मिश्रा का BSP ने टिकट काट दिया है। वहाँ से हरीश द्विवेदी लड़ रहे हैं, 2 ब्राह्मण लड़ रहे हैं, तो एक ब्राह्मण का टिकट कटा। अब वहाँ से धीरेन्द्र सिंह लड़ेंगे। श्रावस्ती से भी सपा ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। ये बात खेल चल रहा, पता नहीं क्यों प्रत्याशी लगातार आखिरी चरण तक बदल रहे हैं। किसके पास फॉर्म A है, किसके पास फॉर्म B है, पता नहीं चल रहा है। इसलिए मैंने कहा कि बड़ी बड़ी सीटों में तो तय है, छोटे वाली सीटों में अंतिम समय तक पता नहीं, मेरे मुंह से कुछ निकल जाए, पता लगा उधर वो प्रत्याशी नहीं है, बदल गया। क्या हो रहा है खेल, इसको समझेंगे। तो अवधेश जी, क्या खेल चल रहा है यूपी में जी? तो महफिल सज गई है बड़ी वाली। मैसेज चल गई है। कल प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी की जो अयोध्या से फिर से वहां से कार्यक्रम हुआ है, रोड शो हुए हैं, प्रधानमंत्री अयोध्या गए हैं, तो स्वाभाविक ही अयोध्या को फिर से इस चुनाव के केंद्र बिंदु में लाने की एक रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई थी कि 22 जनवरी को जो माहौल बना था उस माहौल को पुनर्जीवित किया जाए और जो चुनाव इधर लगातार क्षेत्र के अनुसार, जाति के अनुसार जो बटे हैं उनको उठा के राष्ट्रीय मुद्दों पर लाया जाए। ये एक भारतीय जनता पार्टी की वहां कोशिश रही है। लेकिन इस समय देखिए जो 10 सीटें उत्तर प्रदेश की है वो पिछली बार उसमें से 8 भाजपा ने जीती थी, तो स्वाभाविक ही अगर उसको पिछला आंकड़ा भी, अब आगे बढ़ने की बात हो तो 10 चाहिए, पिछला आंकड़ा भी अगर पार पहुंचना है तो उसको 10 में से 8 सीटें जीतनी चाहिए थी। जिनमें आपने जो नाम लिया है वो जौनपुर भाजपा की सीट में शामिल नहीं थी।
जौनपुर में मुंबई से उनको लाकर टिकट दिया गया है। आप जानते ही है वो जौनपुर के रहने वाले हैं, लेकिन जौनपुर से उनका राजनीतिक उस प्रकार से कोई उनकी गतिविधि नहीं रही है कृपाशंकर सिंह की, तो उनको लाया गया है। अब धनंजय सिंह की पत्नी का मायावती ने क्यों टिकट काटा, कैसे काटा, उन्होंने अपने सांसद को टिकट दे दिया है। स्वाभाविक रूप से वो दावेदार थे, लेकिन पहले नहीं मिला है। इस नाते अब वहां का जो चुनाव है वो थोड़ा दूसरी दिशा में मिल गया है। पहले से लग रहा था कि जबरदस्त टक्कर होनी है, शायद राजपूत वोट एक पक्ष में जाएगा और उसमें शायद कठिनाई भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकती है। वो चीजें शायद दूर हुई है। बस्ती की आपने खुद चर्चा कर दी है, लेकिन इसमें आप सोचिए कि बदायूं भी इसका एक महत्वपूर्ण है, आगरा भी इसमें महत्वपूर्ण है। तो आगरा से पूर्व समाजवादी पार्टी के आप जानते ही हैं कि इस समय केंद्र में मंत्री हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में अभी तक के चुनाव में जो 8.5% के आसपास वोटिंग घटी है, गाजियाबाद में लगभग 15% के आसपास वोटिंग गिरी है, ये मेरठ में लगभग 12 से 13% के बीच की वोटिंग गिरी है। तो उसने सभी पार्टियों को चिंतित किया है, भारतीय जनता पार्टी को विशेष तौर पर चिंतित किया है कि ये हो क्या रहा है वहां। तो ये जो चरण है इसमें भारतीय जनता पार्टी की 3 कोशिश है। पहली कोशिश ये है कि चुनाव जो है जातीय मुद्दे से उठ के फिर से हिंदुत्व और हिंदुत्व अभिप्रेरित राष्ट्रवाद पर आए। नरेंद्र मोदी, उनका विकास, उनका चेहरा, योगी आदित्यनाथ की कानून और व्यवस्था मूल मुद्दा बने ताकि स्थानीय झंझट खत्म हो। दूसरा कि नीचे से इस प्रकार से काम हो कि हमारे वोटर बाहर निकले और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए इसमें, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज का गिरना जो ऐसे तो दोनों हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तीसरी जो बनी है कि जो जातियां नाराज हैं उनके अंदर एक मैसेज चला जाए, दूसरे रूप में वो मैसेज चला जाए कि ये आपकी जो नाराजगी है उसको हमने दूर करने की हर संभव कोशिश की है, वो एक मैसेज देने की कोशिश हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी 3 कोशिश कर रही है। लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस फेज के बाद 17 राज्य, 5 केंद्र शासित प्रदेशों का चुनाव समाप्त हो जाता है। इसमें असम खत्म हो रहा है, कर्नाटक पूरा हो रहा है, गुजरात पूरा हो रहा है, दमन और गोवा पूरा हो रहा है, दमन दीव और दादर नागर हवेली तो होते है ही है। 284 सीटों का खत्म हो जा रहा है। इसका मतलब सरकार बनाने के बहुमत से ज्यादा की सीटें खत्म हो जा रही है। कर्नाटक की 14 सीटें इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास थी, गोवा की सीटें बीजेपी के पास थी, जो गुजरात है वो सभी भारतीय जनता पार्टी के पास थी, एक तो वो जीत ही चुके हैं। तो इसलिए भाजपा की दृष्टि से देखा जाए तो अभी तक के फेजों में सभी उसके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन तमिलनाडु बाकी ये जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस मायने में, क्योंकि जिन राज्यों में उसने एकदम जिसको कहते हैं स्वीप किया था उत्तर प्रदेश के अलावा, उसमें से 4 राज्यों का चुनाव इसमें पूरा हो रहा है। तो अब देखना पड़ेगा इसमें क्या है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार को, हिंदुत्व को, मुस्लिम आरक्षण को, कांग्रेस के द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम परस्ती को, ये सबको, और अंत में अयोध्या को एक मुद्दा बनाया है। अब मतदाताओं तक ये कितना गया है देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस चुनाव का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है कि पार्टियों में तो लड़ाई हो रही है, लेकिन जमीन पर कार्यकर्ताओं में, जमीन पर खासकर जनता के बीच चुनाव को लेकर के भारी उदासीनता देखी गई है। मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूं, यहाँ चुनाव नजदीक है, लेकिन अभी तक मुझे कहीं चुनाव का वातावरण दिल्ली में नहीं दिखा है। अवधेश जी, ये जो रायबरेली और अमेठी से उतर गए हैं किशोरीलाल शर्मा और राहुल गांधी, इसका क्या असर पड़ने वाला है आसपास की सीटों में या उत्तर प्रदेश में? देखिए अगर राहुल गांधी सीधे अमेठी से लड़ते, जो उनका क्षेत्र था, तो जीतते या हारते एक मैसेज जाता कि वो परिवार अगर कहीं हारता है तो उस क्षेत्र को छोड़ता नहीं है। अमेठी से हारने के बाद जुलाई 2019 में उसकी समीक्षा हुई थी। उसके बाद राहुल जी वहां दिसंबर 2022 में केवल एक जन जागरण अभियान में गए थे, उसके बाद न्याय यात्रा में ही गए। अमेठी की उन्होंने कभी चर्चा नहीं की, संसद में कोई सवाल नहीं उठाया, अमेठी को लेकर कहीं भाषण नहीं दिया है। तो जाहिर है गुस्सा दिखाता था कि अमेठी की हार से वो गुस्से हैं, क्योंकि एक इंटाइटलमेंट है कि हमारी सीट से हमको हरा दिया गया। जितना समय लगा है उसका अर्थ यह है कि राहुल गांधी दोनों जगह से लड़ने को लेकर अनिच्छुक थे। अन्यथा अगर घोषणा होनी थी तो पहले हो जाती। अगर कायदे से देखिए तो उस परिवार की कोई सीट मानी जाएगी तो अमेठी मानी जाएगी।
कि इसलिए कि संजय गांधी वहां से लड़े, उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद राजीव गांधी की वो लगातार जो है सीट रही है। 1991 में उनकी मृत्यु नहीं होती तो उनकी सीट रहती, और सोनिया जी ने भी जो 1999 में अपना चुनावी दौर शुरू किया था वहीं से। रायबरेली सीट को अगर देखें तो फिरोज गांधी 1952-1957 में लड़े थे, लेकिन फिरोज गांधी से ये परिवार अपना रिश्ता नहीं बनाता है, उनकी कब्र पर जाता नहीं है। लेकिन चूंकि इंदिरा जी वहां 71, 77, 70 में हार गई थी, 80 में लड़ी, तो इसलिए सोनिया जी वहां गई थी कि उनमें इंदिरा गांधी की छवि, की इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी है। लेकिन ध्यान रखिए 1980 में इंदिरा जी रायबरेली और मेढक दोनों जगह से लड़ी थी। जीतने के बाद रायबरेली से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, मेढक को बनाए रखा था। अगर वो जिंदा होती तो रायबरेली को रखती या नहीं रखती पता नहीं है। इसलिए कोई सीट अगर उस परिवार के लिए थी तो वो तो अमेठी थी। अगर वहां से लड़ने के इतने अनिच्छुक हैं, क्योंकि कांग्रेस के सामने समस्या क्या थी? पहली समस्या यह थी कि राहुल गांधी को एक बड़े ब्रांड के रूप में नरेंद्र मोदी के विरुद्ध जिन लोगों ने देश और विदेश में खड़ा किया है कि नरेंद्र मोदी के समानांतर भारत का यही चेहरा है और अल्ट्रा लेफ्टिस्ट चेहरा है, सेकुलर चेहरा है, मुस्लिमों ईसाइयों का समर्थक चेहरा है। अगर अमेठी से खुदा न खास्ते वो हार जाते तो पूरा ब्रांड ही फेल कर जाता। दूसरी स्थिति यह थी कि वायनाड में अमेठी से अगर वो जीत भी जाते हैं तो क्या वायनाड को छोड़ सकते थे? वायनाड में 2026 का चुनाव है, क्योंकि वायनाड कांग्रेस गई ही इसीलिए थी। अवधेश जी, कांग्रेस का एक तो रायबरेली वाली सीट में इंदिरा जी के या गांधी परिवार का ही कोई ना कोई व्यक्ति लड़ता रहा, और दूसरा ये कि ये संकट जो है कि जीत जाने के बाद क्या करेंगे, वो तो रायबरेली के साथ ही बना रहेगा। नहीं, देखिए रायबरेली वो उसका उत्तर दे रहा हूं। देखिए रायबरेली को इंदिरा जी 80 के बाद तो 84 में तो राजीव गांधी आ गए थे, तो परिवार में मतलब आप अरुण नेहरू को आपने लड़ाया वहां से, ये बात सही है। लेकिन अगर शुद्ध परिवार की दृष्टि से देखा जाए तो किस सीट को आप मानेंगे? लेकिन मान लेते हैं। देखिए रायबरेली में ये है, अमेठी में वो समस्या थी क्योंकि कांग्रेस ये देश में ये संदेश देना, कांग्रेस का मूल्यांकन ये था कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, उत्तर भारत के प्रमुख राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हमारा उस ढंग से उत्थान संभव नहीं है कि हम नेशनल लेवल पर प्रभावी भूमिका निभा सकें। तो साउथ से आए और जो मुसलमानों के बीच एक संदेश दे कि अभी भी मुसलमानों के साथ है, क्योंकि उनके वोट कटने से लगता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में हम खत्म हुए हैं, इसलिए वायनाड को चुना गया था। तो वायनाड को हर हाल में वो बनाए रखना चाहते हैं। रायबरेली के बारे में कांग्रेस का मानना है कि दो स्थिति होगी, या तो रायबरेली से इस्तीफा देंगे और फिर प्रियंका वाड्रा को या किसी को लड़ाया जा सकता है ताकि उत्तर प्रदेश में भी मैसेज न रहे कि परिवार ने छोड़ दिया, या फिर रायबरेली को लेकर के वो मना सकते हैं कि हमारे मां की सीट है। तो ये समस्या वहां आनी है, और इसी समस्या के कारण इतना समय लगा था क्योंकि राहुल गांधी वायनाड नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो वो समस्या जो आप उठा रहे हैं वो अभी भी है, लेकिन ये दो सोच कांग्रेस में समझ में आ गई है, लेकिन ये दोनों सोच से वायनाड और रायबरेली का मुद्दा नहीं सुलझता है। मैं आता हूँ अवधेश जी आपके पास, लेकिन अभी भी समस्या सुलझी नहीं है। रायबरेली से अगर इस्तीफा दे देंगे, जी पहले तो जीत लें, जीतने के बाद मान लो उन्होंने इस्तीफा दिया तो ये भी हो जाएगा कि उत्तराधिकारी कौन, क्योंकि असली सीट तो मुझे लगता है वायनाड के मुकाबले रायबरेली ही है। एक दूसरा, अगर वो इस्तीफा दे देंगे और प्रियंका वहाँ से लड़ेंगी तो समस्या ही खड़ी हो जाएगी कि मतलब क्या घरेलू समझ रखा है कि जब जब मर्जी तब जीतो इस्तीफा दो, जीतो इस्तीफा। तो ये भी एक बड़ा संकट वहाँ पे खड़ा रहेगा। सतीश जी, सर क्या माहौल बना है? अब ये सब पूरी तस्वीर थोड़ी साफ हो गई है। उत्तर प्रदेश में बड़ी सीटों में तो साफ है, निचले में पता नहीं कब कौन कहाँ पलट जाए, किसको टिकट कट जाए। और तीसरे चरण से पहले मूड क्या है? बड़ी लंबा सवाल है आपका। देखिए कल का जो दौर है वो करो या मरो का दौर है सारी पार्टी, दोनों गठबंधनों के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी करो या मरो वाला ये राउंड है, निर्णायक है। सबसे निर्णायक इस चुनाव का कल है मेरे हिसाब से, क्योंकि कल वाली जो सीटें हैं उसमें से 10, 1, 11 को छोड़ दीजिए तो सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ थी। कल गुजरात है तो गुजरात तो खैर कोई बात नहीं, मध्य प्रदेश है, हमको लगता है वो भी क्या कहते हैं उसमें भाजपा का अपर एज है, लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक नहीं है। तो इसलिए बात फिर से आकर के उत्तर प्रदेश पे आके टंग रही है। उत्तर प्रदेश में जो है पिछले बार 8 सीटें थी कि जो कल का दौर है, लेकिन इस बार अगर INDIA की तरफ से कोई चैलेंज है
और इन 10 सीटों का अगर हम एक्सरे करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि एकदम कांटे का संघर्ष है, 50-50 का संघर्ष है। आपने ध्यान दिया होगा कि प्रधानमंत्री जी ने कल एक अयोध्या में रोड शो किया, एक और पटना के बारे में भी घोषित किया गया है, और अयोध्या में किया। तो ये क्यों किया गया? वो 22 जनवरी और 6 आज मई है, उसमें बहुत अंतर हो गया है, इसलिए किया होगा। तो एक तो ये है, और इसलिए जो है अभी आप लोग बात कर रहे थे रायबरेली अमेठी, मैं उसको बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता, उसमें मैं ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करूँगा। ये सबकी इच्छा है, जो जहाँ से लड़े। प्रधानमंत्री जी भी बनारस से लड़े थे, क्या पता बनारस में अभी भी कोई चीज़ चौंका दे। और जिस प्रकार से कई सीटों की चीज़ें हो रही हैं, जो आप अभी जिसकी ओर इशारा कर रहे थे, बनारस में क्या चौंका देगी सर? हेलो, बनारस में क्या चौंका दे? नहीं, अरे मैं कहा, मैं तो कयास लगा रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगता नहीं। नहीं, अभी सुनिए ना, जैसे हम लोग कयास लगाते रहे ना, हर मिनट, हर मतलब सुबह तक इसमें रायबरेली और अमेठी में हुआ क्या, तो आप लोग देख लिए क्या हुआ। पूरा मीडिया यही करते रह गया। तो मेरा ये कहना है, चौंकाने की चीजें हो ही रही है। जौनपुर ने चौंका दिया, फिर आपको देखिए पुरी ने चौंका दिया, इंदौर ने चौंका दिया, और उधर सूरत तो पहले पूरी तरह से चौका मार के ही चौंका दिया। तो ये हो रही है, क्यों हो रही है? क्वेश्चन ये है कि क्यों हो रही है और क्या हो रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन ये हो क्यों रही है, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये कहा कि जो देखिए अभी राहुल और अखिलेश, इन दोनों की बात हो रही थी, उनका मुकाबला जो भारतीय जनता पार्टी का MY फैक्टर है उससे है, डबल इंजन से है, यूपी के लॉ एंड ऑर्डर से है। इनका मुद्दा संविधान और आरक्षण है, उधर का मुद्दा हिंदुत्व है, लॉ एंड ऑर्डर है, मोदी जी का चेहरा है, मोदी जी की गारंटी है। लेकिन असली मुद्दा जो मुझे लग रहा है, ये बार बार ये भी प्रयास मंदिर का हो रहा है, राम का हो रहा है, उसका एक पोलराइजेशन टोन भी रहता है, मतलब सिर्फ धार्मिक तो रहता नहीं है, तो कह सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि महंगाई, बेरोजगारी, किसानी, ये सब जो मुद्दे हैं, उसके सामने ये वाला मुद्दा है जो राष्ट्रवाद है, मोदी जी की गारंटी है। अब फिर भी मुझे लगता है कि ये लोकल संघर्ष हो गया है। ये जो दिल्ली वाला मुद्दा है, जो मीडिया वाला मुद्दा है, वो उतना मुझे क्यों न क्यों इतना प्रभावी नहीं लग रहा है। होता तो है ही, जब है देश में है तो क्यों नहीं, लेकिन यही मुख्य प्रभावी होगा ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। तो मुझे लगता है ये सीट टू सीट कंटेस्ट है और कैंडिडेट टू कैंडिडेट कंटेस्ट है। जो ज़्यादा इस भीषण गर्मी में वोटिंग करा ले गया, अब जिनकी पीडीए बोलते हैं ना, पीडीए वाले करा गए या अरे पीडीए बहुत भ्रामक है सर, करा गए, इस पर निर्भर करेगा। सतीश जी, पीडीए बहुत भ्रामक है। अखिलेश जी ने खुद ही उसकी 6-7 डेफिनेशन बता दिया है। अब पता नहीं कौन वाला पीडीए चले, ए से वो बहुत कुछ बताते रहते हैं। नहीं देखिए, नहीं पीडीए का सीधा मतलब है ना, इसमें हम लोग बता दे रहे हैं कि इसमें क्या है, इसमें कोई जो पीडीए वो कह रहे हैं वही राहुल गांधी जाति जनगणना कह रहे हैं, वही नीतीश जी कहते थे कि ये है कि जो मेजॉरिटी जो यहाँ पॉपुलेशन है 70, 80, 90 तक अब तो चला गया है जी, कि वो वोट बैंक है, वो वोटर्स हैं जो ओबीसी है, एमबीसी है, एससी एसटी है, यही है अलग अलग रूप में। और क्या है जिसको मोदी जी ने 4 भाग में बांटा है। मोदी जी ने कहा कि भाई गरीब अमीर होता है, 2 और लिया था, महिला युवा। तो अब सबका अपना अपना वो डेफिनेशन है, लेकिन मोटी बात तो ही वोटी बैंक वाली है ना। तो इसमें अखिलेश जी और फलाना जी, सतीश जी एक चीज बताइए मुझे, सतीश सर, अरे सतीश जी सुनो ना, एक मिनट बताओ सर। हर बार के चुनाव में जाति समीकरण बनते हैं कि धनंजय की पत्नी के टिकट काट दो, वहां से चौधरी पटेल उतार दो, पटेल वोट कटेंगे तो भाजपा वाले को फायदा हो जाएगा, हरीश द्विवेदी के खिलाफ उदय शंकर मिश्रा काट दो तो ब्राह्मण, ये सब हर चुनाव में होता है। इस चुनाव में कोई नया तो हो नहीं रहा है, ये तो हर बार ही होता है कि इनका काटो उनका काटो, ये जाति बढ़ाओ वो कम, ये सब समीकरण लगते हैं। आप ये कह रहे हैं कि चुनाव लोकल हो गया, क्यों आपको ऐसा लग रहा है?
देखिए लोकल क्या हो रहा है ना, एक एज ए मैं वोटर मान लीजिए समझता हूं कि हम एक राष्ट्र के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, स्टेबल सरकार के नाम पर, ये सब पर एक मेरे दिमाग में बात आएगी। दूसरा जो मेरे पास आएगी वो ये आएगी कि मैं बेरोजगारी है, हमको अवसर कहाँ मिलेगा, महंगाई कितनी है, और ये है वो है, और फिर वो जातीय समीकरण जो आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो कैंडिडेट बदलने वाला खेल है और इधर उधर करने वाली बात है, ये हमको इस बार बहुत ज्यादा लग रहा है। लोकसभा में इतना नहीं होता था, हमको ऐसा नहीं लगता था। और इसके लिए कौन सबसे ज्यादा, तो हमको लगता है फेरबदल रद्दोबदल अखिलेश ने किया है यूपी में। हाँ। कभी ये कभी वो कभी वो, मायावती जी कर रही है। इतने लेवल पे नहीं हुआ। जब आपने पूछा कि लोकल क्यों है, तो मैं लोकल इसलिए कहता हूं, लोकल या कैंडिडेट टू कैंडिडेट, कंस्टिट्यूएंसी टू कंस्टिट्यूएंसी की एक ओवर राइडिंग अगर फैक्टर पूरे देश में या पूरा एक नहीं होता है तो चीजें लोकल हो जाती हैं। और लोकल में अब सब चीज होगा, वो जातीय भी होगा, वो महंगाई भी होगी, वो बेरोजगारी भी होगा, वो मंदिर भी होगा, इसमें मोदी जी का नाम भी होगा, योगी जी का क्या कहते हैं वो क्या बोलते हैं उसको, लॉ एंड ऑर्डर भी होगा, ये सब कुछ होगा। ये मिश्रण जब हो जाता है तो मिश्रण होने से मेरे ख्याल से, मेरे समझ में आता है कि वो चुनाव लोकल हो जाता है। अब वो देखेगा, मैं तो कह रहा हूं आपको, मैं आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, मैं बिहार की बात कर रहा हूं। बिहार की मैं बात कह देता हूं, वहां ज्यादा मुझे समझ में आती है। बिहार में एक सीट भी ऐसी नहीं है जो कोई कह देगा कि हम जीत जाएंगे। भाई अभी कोई डिक्लेयर कर दे कि ये सीट गई है, पहले ही से तय है कि यहां से फलाना आदमी जीत जाएगा, ऐसा नहीं है। लालू जी की 2 बेटियों का भी उतना उस हिसाब से मेरे ख्याल से तय नहीं है। लेकिन आप कह सकते हैं हाँ जी भाई चुकी है तो ये जीत जाएगा, लेकिन ओपन है। चूंकि क्यों ओपन है, तो मुद्दे भी इतने सारे हैं, लोग उसमें बटे हुए हैं, तो जातियां तो निश्चित रूप से बटी रहेंगी ना। तो जो ज्यादा कंसोलिडेट कर लेगा, जो ज्यादा मोबिलाइज कर लेगा, जो गर्मी में अपना वोटिंग करा देगा, उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अवधेश जी, एक छोटा सवाल आपसे भी ये वाला, फिर मैं दूसरे 2 मेहमानों के पास जाऊंगा। ये जो अभी सतीश जी ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न रखा है कि अब ये चुनाव एक तरीके से कैंडिडेट बाई कैंडिडेट लोकल हो रहा है, और इस बार तो समाजवादी पार्टी मतलब या बहुत सारे दलों में, बसपा में भी लगातार सीटें बदली जा रही हैं। आखिरी समय खुद प्रत्याशी को नहीं पता है। जैसे आप ये समझिए कि बाबू कुशवाहा ने अपनी पत्नी का भी पर्चा भरवा दिया था कि पता नहीं क्या हो जाए, तो ये स्थिति बनी हुई है। मेरा सवाल ये है कि इस बार शायद इसलिए ज़्यादा हो रहा होगा क्योंकि अलायंस में है, तो पता नहीं कौन कहाँ क्या काटकूट कर दे। मूल प्रश्न ये है कि जाति पहले भी थी, इश्यूज महंगाई बेरोजगारी तो चिरंतन काल से चुनाव का मुद्दा है। इस बार ये लोकल हो गया है क्या एकदम? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट कई लोगों ने कही कि अब इस बार तो एकदम प्रत्याशी भी तय होगी। क्या ऐसा लग रहा है कि आपको चुनाव एकदम लोकल हो गया, इसलिए देखिए थ्रेडबेयर पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है? नहीं, आपको 2000 जब से नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति में आए हैं, 2014 और 2019 के चुनाव से तुलना करें तो वो दोनों एक नेशनल चुनाव की तरह था। एक बिल्कुल 100% राष्ट्रीय चुनाव था। कुछ तो होते ही है लोकल पर। इस बार भी कोशिश थी, 22 जनवरी को एक माहौल बना था। विदेश में आतंकवादी मारे जा रहे थे, विदेश नीति एक बड़ा मुद्दा था। भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनानी है, 2047 तक महाशक्ति विकसित भारत बनाना है, ये सारे मुद्दे थे। विपक्ष ने भी संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये बनाने की कोशिश की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही पहले दौर का टिकट बंटवारा किया, उसके बाद से माहौल बिल्कुल बदलने लगा है। इस समय का सिचुएशन ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में अभी तक के 2 चुनाव के विपरीत कुछ ज्यादा असंतोष दिखा है। वो असंतोष ज्यादा स्थानीय उम्मीदवारों के कारण है, कुछ लोगों को राज्यसभा में भेजा गया उनके कारण है, कुछ जातीय समीकरण के कारण है, कुछ गठबंधन के कारण है। और लोगों को लगा है कि इस सरकार तो हमारी आई, लेकिन उसमें हमको क्या मिला है, हम तो नेग्लेक्टेड ही रहे, दूसरे लोग आ गए हैं। तो ये दूसरा जो कारण हुआ, जिस सरकार ने कुछ ऐसे निर्णय किए, कुछ ऐसे पुरस्कार दिए जो कि साफ साफ जातीय कारक को प्रतिबिंबित करने वाले थे। तो अगर आपको अयोध्या हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुद्दा था, तो जैसे ही उसमें आप कास्ट के आधार पर कुछ नेताओं को आप पुरस्कृत करके सामने लाते हैं कि चुनाव कास्ट की ओर जाने लगा। और एक बार जब कास्ट की ओर गया है तो फिर वो पूरा चुनाव, मैं ये कह सकता हूं कि बिखर गया भारत का चुनाव इस बार।
राष्ट्रीय स्तर पर कुछ लड़ाई है, नरेंद्र मोदी के चेहरे हैं, लेकिन एक बात सच है कि क्षेत्र क्षेत्र के हिसाब से लोग इस बार निर्णय कर रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है, कम से कम उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, यहां तक कि कर्नाटक की भी आप देखेंगे तो वही स्थिति है। साउथ में है, तमिलनाडु में सनातन काम किया है, और तमिलनाडु में अगर भाजपा कुछ सीटें पा जाएगी तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तेलंगाना में है, केरल में भी, हालांकि केरल में 10% वोट गिरा है, लेकिन उत्तर भारत में और पश्चिम भारत में ये बात साफ दिखाई दे रहा है कि चुनाव जो है जाति, लोकल, बाकी सारे मुद्दों पर केंद्रित हो गया है। अब मोदी जी जो गए हैं, थोड़ी कोशिश है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर लाए, राहुल गांधी भी कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रीय मुद्दों पर रहे, वो भी है। एक बात जो इस चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण हुई है वो है कि पहली बार इसको कुछ मुसलमान नेताओं ने, धार्मिक नेताओं ने इस चुनाव को इस्लाम के साथ जोड़ दिया है। जो आपको जो वोट जिहाद का भाषण फर्रुखाबाद से निकला है और उसके बाद जो कुछ वीडियो दिखाई दे रहे हैं कि ये चुनाव तुम्हारे लिए दीन का चुनाव है, और अलग अलग से जाके पूरे देश में आप देखेंगे तो इस प्रकार के वीडियो निकल गए हैं कि इस चुनाव में ये बनाया गया है कि नरेंद्र मोदी, भाजपा ये इस्लाम विरोधी है, इसको हराओ। ये पहले भी था, लेकिन इस रूप में कि वोट जिहाद करो, ये दीन का विषय है तुम्हारे लिए चुनाव। अगर मस्जिद से कोई इमाम तुमसे चुनाव की बात करता है तो उसको राजनीति मत मानो, ये एक स्थिति बनी। और इस मायने में यह चुनाव राष्ट्रीय है क्योंकि पूरे देश में ये मैसेज मुस्लिम नेता और बाकी जो दे रहे हैं, लेकिन बाकी स्तर पर यह चुनाव लोकलाइज हो गया। इसमें कहीं दो मत नहीं है। जाति, लोकलाइज, ये सब चीजें इसमें बड़ी भूमिका निभा रही है। हमने गाजियाबाद में देखा, मेरठ में देखा है, आपको मुजफ्फरनगर दिखाई दिया है, ये नोएडा में दिखाई दे रहा था कि लोकल मुद्दे ज्यादा लोगों पर हावी है, कैंडिडेट ज्यादा हावी है, जाति ज्यादा हावी है। के सतीश जी कुछ कहें सर? सतीश जी बहुत छोटे में रखिएगा, फिर मैं दोनों लोग भी पास जाना चाहता हूँ। बताइए सर, सतीश सर आप कुछ बीच में इंटरव्यू करना चाह रहे थे। देखिए, अभी मैं अवधेश जी की बात सुन रहा था। मैं एक ही बात कह रहा हूँ। देखिए, मोदी जी की जो गारंटी थी ना, उसमें 2047 की गारंटी थी। ये कांग्रेस वाले में ना आप देखेंगे तो ये लगता है इमीडिएट, तुरंत के तुरंत ले और देव वोट वाली है। और एक और चीज जो दिखी है कि जो एक बड़े अधिकारी ने मुझे कल ही कहा कि हाँ, कि ये अभी देखिए, अगर ये पूरा केंद्रीय चुनाव होता तो ये मंगलसूत्र भैंस पर नहीं आता, नंबर एक। नंबर दो, जो कांग्रेस का जो न्याय पत्र था, न्याय पत्र जो है उसके बारे में एक बड़े अधिकारी ने, भारत लेवल के अधिकारी ने मुझसे कहा कि भैया एक कैंडिडेट ये भी चल रहा है कांग्रेसियों का जहां जहां मजबूत है। तो ये सारी चीजें हैं जो अलग अलग चीजों से इसको जी सर प्रभावित कर रही हैं। तो और एक बात में मानना पड़ेगा भाई, कांग्रेस बहुत कमजोर है, आप इस बात को मान लीजिए। लेकिन सर आप कह रहे हो चल रहा है, फिर कह रहे हो कमजोर है। ट्रैप में इस बार नहीं पड़ रहे हैं। अब तो उनका चल पड़ा तो आप कह रहे हो कमजोर है जी। आप तो कह रहे हो कि उनका नैरेटिव चल गया है, वो इंस्टेंट वाला। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनली बहुत पुअर है भाई, रिसोर्स में बहुत पुअर है, ऑर्गेनाइजेशन मोबिलाइजेशन में पुअर है भाई, लेकिन उनकी उपस्थिति दर्ज हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका न्याय पत्र जो है, ओके सतीश जी, बड़ी मीन मेक निकालने की अभी दो मेहमान और जरा उनसे विश्लेषण ले लूं। सज्जन कुमार जी और प्रेम जी। सज्जन कुमार जी, आप बहुत घूमते रहते हो, आज कहाँ हो आप? नोएडा में कहीं और घूम रहे हो? अरे आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो जरा। मुंबई में। अरे मुंबई में लो, बताओ, हमारे शहर में बैठे हमको पता ही नहीं। ये ना क्या क्या शहर में छोरा, बगल में छोरा, शहर ढिंढोरा। ये जो आप घूम फिर रहे हो इतना। दो हमारे विद्वानों ने भी बताया कि थ्रेड बेयर क्या है, इसके पकड़ में आ रहा है कुछ आपके घूम घाम के कि क्या चल रहा है लोगों के मन में, मुद्दों पे, राष्ट्रीय, लोकल, या सिर्फ ये एक मीडिया ने नॉइस बना दिया है जैसे 2019 में बनाया था? हाँ जी, देखिए, इसमें जो दो बातें हो रही हैं कि क्या चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पे हो रहा है या क्या मुद्दे पे हो रहा है, लोकलाइज हो गया है, ये दो जो चीजें हैं। अगर हम लोग याद करें तो बालाकोट वाला जब तक इंसिडेंट नहीं हुआ था, तब तक 2019 में भी लोग जब आकलन कर रहे थे तो उसमें मोदी फैक्टर के साथ उम्मीदवार कैसा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मान लीजिए अजीत सिंह है तो रालोद बहन जी का इक्वेशन, तो हर सीट पे उस समय भी इसी तरीके से। और याद कीजिए 2019 भी उत्तर प्रदेश में लोग मान रहे थे कि 50-50 का चांस है, क्योंकि वोट परसेंटेज महागठबंधन का बसपा, सपा और आरएलडी का मिलके इतना हो जाता है 40%, बीजेपी का इतना हो जाता है, तो
2019 में भी हो रही थी बात। अब हुआ ये है कि तीसरे चुनाव में जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, एक जो बीजेपी का नेशनल इशू होता है, चाहे वो डेवलपमेंट का हो, चाहे वो मोदी फैक्टर का हो या हिंदुत्व का हो, वो चीजें अब काफी परिचित हो गई, वो इंटरनलाइज्ड कर ली गई है, उसमें कुछ नया नहीं। तो आप एक वोटर से भी जब जाके पूछेंगे तो 2014 में जो एक बहुत ही उत्साह से वो अपने नैरेटिव में राष्ट्रीय मुद्दों की जो नए था उसकी जिक्र करते थे, वो इस बार आपको नहीं दिखेगा। चूंकि वो है, लेकिन चूंकि वो हर बार रह रहा है इसलिए उसका जिक्र कम आ रहा है। रही बात चुनाव के स्थानीय हुआ है, निश्चित तौर पे इस बार 2 चुनाव के बाद जो तीसरा चुनाव है जिसमें बीजेपी तीसरा मैंडेट मांग रही है, उसमें कैंडिडेट के स्तर पे बातें हो रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बाइनरी में? मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से इसको बाइनरी में हम लोग देख रहे हैं, आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरीके का बाइनरी कुछ है। कारण यह है, देखिए पूरे देश में कैंडिडेट लेवल पे कौन कैंडिडेट किस समाज का है, पावर इक्वेशन क्या है, ये बातें 14, 19 और आज भी की जा रही। इस बार क्या नया है कि अलग अलग राज्यों से अगर आप चुनाव की स्थिति देखें तो आपको चुनाव का प्रोजेक्शन, जो ग्राउंड पे परसेप्शन है, वास्तविकता जो भी हो, वो अलग दिखेगा। अब जैसे बीजेपी की कमजोर स्थिति सबसे ज्यादा आज के डेट में पूछिए, और जो कल चुनाव होने जा रहा है किस राज्य से लग रही है, आप अगर महाराष्ट्र में आ जाए तो आपको हर कोई मानेगा, चाहे बीजेपी का सपोर्टर हो या विरोधी हो, कि यहां इस बार बीजेपी की जो टैली है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की अंदरूनी कारणों से टैली कम हो सकती है तो वो नेशनल प्रोजेक्शन भी कम कर देते हैं। लेकिन उसी धारणा से जब आप कर्नाटक में जाएंगे, और खासकर उत्तर कर्नाटक की बात हो रही है, कल चुनाव होने वाला है, तो मैं बता रहा हूं कि उत्तर कर्नाटक में बीजेपी स्वीप कर रही है तमाम मुद्दों के बावजूद। तो सीधा राज्य बदलते ही बदल जाता है। रही बात उत्तर प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश, गुजरात, देखिए पहले और दूसरे चरण में, पहले चरण में तमिलनाडु था 39 सीट्स, वहां पे बीजेपी जोर लगा रही है लेकिन टैली कम है, तो पहले में माहौल जो था वो बड़ा ही क्लोज का था। दूसरे चरण में केरल की 20 सीटें थी, वहां पे बीजेपी का खाता खुल सकता है, 2-3 जो भी सीट आए, लेकिन फिर भी मेजर प्लेयर नहीं थी, वहां भी कम था। लेकिन याद रखिए इस चरण में गुजरात एक बड़ा राज्य है जहां पे बीजेपी तमाम अटकलों के बावजूद स्वीप करेगी। मध्य प्रदेश में वही हाल है। कर्नाटक उत्तर में जो 14 सीटें हैं उसमें बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है। एक महाराष्ट्र है जहां पे बीजेपी के लिए चिंता का कारण है। लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश में आते हैं, वहां पे स्थिति क्या है कि देखिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी तमाम अटकलों के बावजूद, कितना भी आप लोकलाइज नैरेटिव दे दें, हर चुनाव में लोकल फैक्टर के साथ लीडरशिप की फैक्टर है, उसमें मोदी फैक्टर जुड़ जाता है। निश्चित तौर पे वो नैरेटिव में नहीं आ रहा है, लेकिन तमाम आप चीजों को देखें कि भाई ये कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट है, अदला बदली वो हर पार्टी से हो रहा है, तो वो जीरो सम गेम है, वो न्यूट्रलाइज हो रहा है। लेकिन जो लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज बीजेपी को है, वो किसी पार्टी के पास नहीं है। और वो एक नेशनल इशू है, क्योंकि वो पूरे देश में ये फैक्टर आ रहा है कि विपक्ष की कमजोरी, चाहे संगठनात्मक हो चाहे नेतृत्व का हो, एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। आप उसकी बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी के तमाम जो वो मुद्दे जो उसके वोटर को मोटिवेट करते हैं, इस बार पुराने मुद्दे हो गए। पुराने का मतलब वो गायब नहीं हो गए, वो इंटरनलाइज्ड हो गए। आप उसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी जो अभी स्थिति है, आप कुल जमा देखिए तो बीजेपी केवल मेंटेन ही नहीं करेगी, बल्कि एक फर्क है कि उसमें इस बार हर सीट पे जो बीएसपी का वोट जो पिछले बार जुड़ा है वो नहीं जुड़ेगा अपोजिशन के साथ। आरएलडी के कारण तो थोड़ा बहुत माहौल बना था, वो नहीं बनेगा, ये चीज है। बिहार में निश्चित तौर पे 2020 विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी एक फैक्टर बने हैं और वहां पे नीतीश कुमार की ब्रांड वैल्यू कम हुई है, इसलिए कैंडिडेट फैक्टर पे आ गया है। तो थोड़ा बहुत बिहार में ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन कमोबेश अगर आप देखें तो इस बार भी खासकर ये तीसरा चरण कर्नाटक में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, इन तमाम राज्यों में बीजेपी बिल्कुल रिपीट करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में ये मजबूत स्थिति में है, नैरेटिव अलग है,
महाराष्ट्र में स्थिति थोड़ी सी उसके स्थानीय कारण है, बीजेपी की चिंता वाली है, लेकिन मुझे ये स्थानीय वर्सेज राष्ट्रीय मुद्दे में कोई एक बाइनरी या द्वंद नहीं दिख रहा है। बस ये है कि राष्ट्रीय मुद्दे 14 और 19 में काफी लोगों ने चर्चा कर लिया है, तो थोड़ा नया लड्डू है इसमें सज्जन, हम लोग एक जनरल स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि जहां विधानसभा में जो पार्टी जीतती है, अगर विद इन ईयर लोकसभा हो जाए तो उसमें उसको बहुत बड़ा गेन होता है, एक आध एक्सेप्शंस को छोड़ दें अगर, तो अदरवाइज जनरली देखा गया। लेकिन अगर बहुत समय बीत गया तो फिर वो फैक्टर न्यूट्रलाइज हो जाता है। प्रेम कुमार जी, सर ये और ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ता जा रहा है मुद्दों के लिहाज से, इतना लोकलाइज हो गया है, आना जाना इतना चल रहा है कि मतलब कल शाम को भी कोई आ सकता है इधर से उधर। तो ग्राउंड का असेसमेंट आपका क्या कहता है? आप भी बहुत घूमते टहलते रहते हो सर, क्या मुद्दा वीव कर गया है? और क्या ये जो अभी तीनों हमारे विद्वानों ने कहा कि एक बिग पिक्चर और एक डिटेल्ड वाली पिक्चर, इसकी वजह से ग्राउंड पर बहुत एक कन्फ्यूजन है। अब बिग पिक्चर बीजेपी ने दिखा दी, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे, एक ने कहा नहीं हम तो 1 लाख रुपया साल में ही देंगे आपको। क्या ये भी एक जो कहने की कोशिश सतीश जी कर रहे थे कि बहुत इशू के लेवल पे भी लोकलाइज हो गया कि लो इंस्टेंट, कल से पैसा लो, चुनाव जीते परसों से लो, 2047 किसने देखा है? ऐसा भी है क्या? देखिए वाजपेयी जी, है क्या कि ये विश्लेषकों का असमंजस है कि वो देखे क्या और छोड़े क्या। जनता में कोई असमंजस नहीं है, जनता मन बना चुकी है। अब ये राष्ट्रीय चुनाव है, लोकल चुनाव है, ये सब हमारे आपके विश्लेषण की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने का चुनाव है, राष्ट्र में सरकार बनाने का चुनाव, ये सबके ज़हन में है मतदाताओं के, तो राष्ट्रीय तो है ही, लेकिन हमेशा से चुनाव स्थानीय मुद्दों और राष्ट्रीय मुद्दों के क्लब होकर के ही सामने आते रहे। तो इस बार के चुनाव में जिसको अवधेश जी कहते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दा है या राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए, तो वो अगर मतदाताओं में पकड़ नहीं रहा है तो ये किसकी कमी मानी जाए? अगर नरेंद्र मोदी जी वो यूनिफाइंग फैक्टर नहीं हो रहे हैं जो पहले हुआ करते थे, उनके नाम पर जो मोदी मैजिक होता था, इस बार मोदी मैजिक की बात नहीं हो रही है, तो ये किसकी कमजोरी मानी जाए? राम का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा या और ध्रुवीकरण वाले दूसरे मुद्दे अगर राष्ट्रीय स्तर पर वो उस स्वरूप में नहीं पकड़ में आ रहे हैं तो ये किसकी कमजोरी मानी जाए? तो इसका मतलब ये है कि जो बात हम देख नहीं पा रहे हैं, एक मोदी मैजिक चला करता था अगर, तो इस बार एंटी मोदी मैजिक है जिसको नोट करने के लिए कोई बैठा नहीं है। और यही उसी एंटी मोदी मैजिक ने मोदी मैजिक को डाइल्यूट किया है, कमजोर किया है, और इसी वजह से वो मुद्दे जो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने वाले माने जाते थे, इस बार फायदा पहुंचाते नहीं दिख रहे हैं। ऐसा क्यों होगा कि महाराष्ट्र में लोग अलग तरीके से सोचेंगे और उत्तर प्रदेश में अलग तरीके से सोचेंगे अगर हमें केंद्र में सरकार बनानी है? इसका मतलब है कि और भी सारे फैक्टर्स हैं। जाति का सवाल तो कभी मना हुआ ही नहीं। भाई आप उम्मीदवार भी तय करते हैं जाति के। सबसे बड़ा वाला क्या है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा निश्चित रूप से जातीय समीकरण बना हुआ है पूरा हिंदी पट्टी क्षेत्र में, पूरे देश में। मैं नहीं कह रहा हूं महंगाई बेरोजगारी नहीं है क्या? जी, महंगाई बेरोजगारी नहीं है। मैं देखिए, हर जातीय जो मुद्दा है, ये मुद्दा समीकरण के हिसाब से महत्वपूर्ण है। जनता जो जिस मुद्दों पर हम जानते हैं जनता बेचैन होती है, महंगाई से, बेरोजगारी से, और उसके बाद एक पॉइंट बनाती है इधर या उधर, और फिर उस पर जातीय फैक्टर भी, लोकल उम्मीदवार भी, वहां भी असर करता है। तो ये मुद्दे थोड़े डाइल्यूट होते, नहीं तो 50% से ज्यादा सर्वे बता रहे महंगाई और बेरोजगारी, तो फिर तो 50% से ज्यादा दे देना चाहिए सरकार के खिलाफ वोट। होता नहीं है, वो 50% से ज्यादा उस पर उद्वेलित है जनता, तो उसमें से 25% हो सकता है, 30% हो सकता है जो महंगाई और बेरोजगारी को ही मान के करे वोट, लेकिन बाकी मुद्दे भी उसको प्रभावित करते हैं और करेंगे, हमेशा से ऐसा हुआ है। इसीलिए
अभी देखिए एक बात नोट करने की है कि अभी 2 चरण चुनाव होने के बाद जब 3 चरण भी हो जाएगा तो सतीश जी आवाज चली गई आपकी। सतीश जी आवाज चली गई आपकी। पहले फ्री हो गए, वो अमेठी रायबरेली में आ गए। कल से नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी फ्री हो जाएंगे। अमित शाह जी ज्यादा समय देंगे उत्तर प्रदेश में, वो भी होगा। उसके बाद में डीके शिव कुमार भी फ्री हो जाएंगे, वो भी उनकी भी कुछ भूमिका बनेगी। तो उत्तर प्रदेश आने वाले समय में हाँ। एक महान जो बड़ा मैदान बोलते हैं का मैदान, द बिग बैटल ग्राउंड। कौन भारी पड़ रहा है इस समय यूपी में? एकदम एक लाइन में बताओ सर, खुल के बताओ आप। भारी तो निश्चित रूप से संख्या बीजेपी की ज्यादा आएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन उसकी सीटें घटेंगी। कितनी अभी 64 में कितनी घट जाएंगी बताओ सर? अब 15 सीट माइनस कर लीजिए, 15 49। हाँ 15 माइनस कर लीजिए, तो 49 हो गया ना। हाँ अरे 49 हो गया। सज्जन को जब इशारा कर रहे थे, एक लाइन में बताओ फटाफट, फिर मैं इधर जाऊंगा। हाँ क्या क्या इंटरवेंशन था आपका? देखिए 2 बिंदु है। एक, मोदी मैजिक था 2019 में, 14 छोड़ दीजिए, तब पता चला जब चुनाव का परिणाम आ गया उत्तर प्रदेश और बिहार में। जब प्रक्रिया चल रही थी तो याद कीजिए, कोई भी नहीं कह रहा था कि महागठबंधन जिसमें मायावती, अखिलेश और अजीत सिंह हैं, रालोद, ये 40 से कम सीट पाएंगे पूरी की पूरी। और बिहार में तो बिल्कुल हर सीट पे कि सारण से, छपरा से राजीव प्रताप रूडी जीतेगा या कोई और जीतेगा, ये सब बात जो है वो समय परिणाम जब प्रक्रिया थी तब चल रही थी। उस समय भी ये जब परिणाम आया उसके बाद हमने धारणा बनाई कि भाई उस समय तो मोदी मैजिक चल रहा था, हमने उस फैक्टर पे स्ट्रांगली लिया नहीं। तो इसलिए हमें अपने आकलन में इस बिंदु को रखना चाहिए कि अभी प्रक्रिया में हम लोग इस लोकल नैरेटिव को ज्यादा गहराई से देख रहे हैं और मोदी फैक्टर को वीक मान रहे हैं। पहली तो ये बात होगी। दूसरी बात यहां पे ये देख लीजिए कि मोदी फैक्टर है या नहीं है, इसको इससे ना देखा जाए कि जब आप बात कर रहे हैं तो लोग स्थानीय कारणों के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्या ऐसा कहीं पे है कि लोग मोदी फैक्टर से निराश होकर अपोजिशन के बैंडवैगन को, चाहे वो राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो या तेजस्वी हो, इनको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? जब तक आप उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने की मानसिकता ना देखिए, जो कि मुझे कम से कम फील्ड में नहीं दिख रही जी, तब तक नहीं मानना है। तो हमें ये मानना चाहिए कि चुनावी प्रक्रिया के 2019 में भी जब चुनावी प्रक्रिया चल रही थी और अभी की तरह हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, उस समय भी लोकल नैरेटिव और सीट बाय सीट कास्ट कम्युनिटी ये चल रहा था। और यूपी और बिहार में महागठबंधन को ताकतवर और बराबर और कहीं कहीं तो ज्यादा समीकरण के हिसाब से माना जा रहा था। जब परिणाम आ गया उसके बाद हमने ये बताना शुरू किया कि साहब हम लोगों ने मोदी फैक्टर को जो अंडर करेंट था पकड़ नहीं पाए, बालाकोट ने चेंज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जी तो सज्जन मुझे एक ब्रेक लेना है। देखिए बालाकोट वाले के बारे में एक तथ्यात्मक जानकारी रखता हूँ, कॉन्टेक्स्ट में आप लोग डालिएगा। बीजेपी को या नहीं एनडीए को उससे सिर्फ 22 सीट का फायदा हुआ था पिछले, मतलब 14 से 19 में बढ़ा लीजिए आप। तो ऐसा कोई बालाकोट बहुत बड़ा गेम चेंजर रहा हो ये मैं नहीं मानता, मतलब तथ्यों के आधार। बाकी कॉन्टेक्स्ट तो कुछ भी लोग बना सकते हैं। वोट परसेंट बहुत मामूली 5-6% बढ़ के आया था। स्प्रेड हो जाता अगर वो तो बहुत सीटें आनी चाहिए थी अगर ऐसा ही था तो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। बहरहाल मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना सर, लौट के आते हैं तुरंत। अवधेश जी और सतीश जी के बाद चलते हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, आते हैं तुरंत। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और माहौल समझने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि तीसरे चरण से पहले और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है। सारे मेहमानों के लिए एक सूचना ये कि हमारे पास 2.5 मिनट आप सबके लिए है, 10 मिनट। तो आप लोग अपनी बात उसमें प्लीज़ कृपया ख़त्म करने की कोशिश करें। सवाल मैं रख देता हूँ। एक बात बात चल रही थी कि पहले क्या हुआ, हम लोग चूँकि मार्केट वाले बहुत सारे लोग चिंतित हो जाते हैं क्या होने वाला है। 14 का चुनाव याद करिए, फिर 19 का याद करिए। 19 में तो यहाँ तक कह दिया था कि 180 सीटें आएंगी, नितिन गडकरी पीएम बनेंगे, ये नैरेटिव था उस समय। फिर उसके बाद यूपी के चुनाव में आप देखिए, 17 वाला देखिए, फिर अभी जस्ट 22 वाले चुनाव में भी ये माहौल था कि सुबह 4 बजे एक्सप्रेस वे में अखिलेश यादव की रैली में इतने लोग उमड़े कि अब की बार तो सुपड़ा साफ है भाजपा का। तो क्या आप सब लोग पढ़ाते भी होंगे कॉलेज में, हम लोग जनरल में पढ़ते हैं कि नॉइस बहुत ज़्यादा होता है, ग्राउंड पे कुछ और चलता है। इसलिए मैं कहता हूँ घूम घूम के जो लोग आते हैं उनसे व्यू लेना चाहिए। तो इसको कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए
अवधेश जी, आपसे सवाल है। मुझे लगता है कि किसी भी लोकसभा में 200-250 आदमी होते हैं जिनको सेट करना होता है चुनाव जीतने के लिए, जिसमें ग्राम प्रधान, जिला परिषद अध्यक्ष और विधायक और प्रबुद्ध लोग, प्रोफेसर, वकील, ये सब सेट हो जाते हैं। 250 लोग, चुनाव बन जाता है। क्या ऐसा सेटिंग हो पा रही है क्या किसी की भी, आइदर साइड? नहीं, मेरी थोड़ी असहमति है कि आज के समय में 200-250 लोग, हालांकि 200-250 लोग अगर एकजुट होकर काम करते हैं तो उसका व्यापक असर होता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। देखिए, 3 बात है, आपके पास 2.5 मिनट है। पहला है कि किसी स्थानीय, जातीय और क्षेत्रीय कारक प्रभावी होने के जो मैं बोल रहा हूं या और लोग बोल रहे, उसका यह अर्थ नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विचार है, व्यक्तित्व और व्यवहार है, वो कारक बिल्कुल हाशिए पर चला गया है। प्राइम मिनिस्टर लोकल और वोकल को और हर डिस्ट्रिक्ट को अपने स्वावलंबी बनाने की बात करते रहे हैं, तो देश को एक लोकलाइज्ड लेवल पर सोचने की एक चेतना भी दिया है। अगर इस समय कुछ चीजें कमजोर हो रही है, तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के भी विरुद्ध है, कुछ जातीय समीकरण विरुद्ध हो रहा है, अगर वो कारक कमजोर होके और हम सब फिर भी मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव फिर भी जीतेगी और सरकार बनाएगी, तो उसका बड़ा कारण नरेंद्र मोदी का चेहरा है। चेहरा का मतलब कोई व्यक्ति केवल वो अमूर्त नहीं है ना, उसका विचार क्या है, सरकार की नीतियां क्या है, व्यवहार क्या है, क्या करके उतारा है, उसकी विश्वसनीयता, उसने जो कार्यक्रम दिए उनके लाभ कहां कहां तक पहुंचे हैं, और वो जो कोर इशू है हिंदुत्व का, वो तो अपनी जगह है ही है। इसलिए वो बिल्कुल ये कह देना कि बिल्कुल हो ही नहीं रहा, जो कुछ बचा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में असंतोष होते हुए भी अगर सहानुभूति और वोट डालने निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसमें एक बड़ा फैक्टर है ये। इसलिए वो फैक्टर है, बिल्कुल उसको नकार देंगे। विपक्ष भी उसी फैक्टर को लेकर चल रहा है। विपक्ष ने बल्कि मुद्दा ही ऐसा बना दिया है कि आपको नरेंद्र मोदी को चुनना है या नहीं चुनना है। आप चुनोगे तो देश विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, इसको हराओ। तो जाहिर है एक प्रकार से तो नरेंद्र मोदी के नाम पर यह चुनाव जो है रेफरेंडम जैसा भी हो गया है। सब कुछ मिला के इस समय देखिए, इस समय के चुनाव का कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट है, जो साफ साफ दिखाई देता है कि वर्तमान समय में इतना नकारा और साखहीन विपक्ष कभी रहा ही नहीं है भारत में। जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाकर भाजपा को घेरने की कुव्वत इस विपक्ष में है ही नहीं। वो इशू उठाते हैं जिस इशू से थोड़ा बहुत बीजेपी को लाभ होता रहा है। संविधान इस बार थोड़ा चल गया है, दलितों के अंदर पहुंचा है, लेकिन उस रूप में नहीं है कि आप बीजेपी को हरा सके। तो इसीलिए ये जो विपक्ष हमारा नकारा है, विपक्ष के में विजन की कमी है, आपसी एकता की कमी है, वो सब चीजें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है। नरेंद्र मोदी कारक बिल्कुल खत्म तभी होता, 100% चुनाव लोकलाइज हो सकता था अगर विपक्ष में वो क्षमता होती और सही इशू उठाता, और जो असंतोष है उसका लाभ उठाने की क्षमता होती। विपक्ष का कोई एक चेहरा नहीं है, उसका राष्ट्रव्यापी कोई गठबंधन नहीं है, राष्ट्रव्यापी कोई स्पष्ट मिला जुला एजेंडा भी नहीं है। सतीश जी, मोदी मैजिक काम नहीं कर रहा क्या इस बार? देखिए, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मोदी मैजिक काम नहीं करता है, करता है, और मैं कतई एकदम असहमति नहीं जता रहा हूँ। कुछ एक बातें अवधेश जी की और सज्जन जी की मान भी लेता हूँ, लेकिन आप ही लोग तीनों मिलके बता दीजिए, चारों लोग मिलके बता दीजिए कि जो मोदी मैजिक 2019 वाला था, मैं तो आपके साथ 2019 में सारे यूपी असेंबली में रहा, बार बार कहता था कि हमें तो नहीं दिखता है कि हम लोग लगता है बीजेपी जीत रही, यूपी में भी और 2019 में भी। लेकिन मोदी के नाम पर यह चुनाव हो रहा है, मोदी ने अपने ऊपर लिया है, और मोदी का जो अक्षुण्ण एकदम विशालकाय जो व्यक्तित्व था, उस पर सवाल खड़े हुए हैं, इसमें कहीं से दो राय नहीं है, पहली बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जो ब्रांड है, मतलब क्रेडिबिलिटी की भी बात है, उसमें भी ह्रास आया। क्योंकि मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण चीजें आपसे कहना चाहता हूं यहाँ पे। इस बार युवा जो है, युवा जो जिद्दी बीजेपी का वोटर, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन युवाओं में युवा बनाम महिला हो रहा है। हाँ? महिलाओं को अगर आप मानते हैं तो मैं मानता हूं कि मोदी जी का उनके प्रति, मोदी जी के लिए है, लेकिन युवाओं का एक, मुझे लगता है उसमें संकट है मोदी जी को लेकर, उनके ऊपर। क्योंकि जो ब्रांड मैजिक में जो बात है ना, आप कुछ भी कह लीजिए, और ये सब कि हाँ नैरेटिव नहीं है, विपक्ष एक नहीं है, 2019 में तो विपक्ष थी ही नहीं मेरे ख्याल से। इस बार कुछ कुछ है, और वो दिखा रही है चीजों को।
तो हमको एकदम जो है नकार नहीं देना चाहिए। कोई हम लोग यहाँ पक्षपात करने आए हैं क्या? कोई सवाल ही नहीं है। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि कौन फलाना पार्टी कहाँ पर स्वीप कर रहा है। मैं नहीं कहूंगा जी। अगर मैं जानता भी होऊंगा कि कहाँ स्वीप कर रहा है तो भी नहीं कहूंगा कि स्वीप हो रहा है। क्यों सर, ऐसा तो क्यों? ये सारी चीजें हैं, एक सवाल खड़ा है और वही चीज है जिसमें अरे सतीश जी, अगर आपको पता है तो सर बताइए ना, जनता को लाभान्वित करिए सर। बहुत हद तक आ चुका है। क्या कह रहे? अरे सर, हमारे दर्शकों को लाभान्वित करिए, अगर आपको अंदाजा है तो एनालिसिस ही तो है, आप बताइए ना सर। आप अगर पता भी होगा। मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो आपके बार बार कह रहा हूँ ना कि देखिए इससे जबरदस्ती हम नहीं कह सकते। हम ये अभी भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एडवांटेज है, ये तो हम मान ही रहे। हम मान रहे कि एडवांटेज यही आप सुनना चाहते थे। नहीं, मैं अरे ये आप ना मेरे ऊपर तीर चला देते हैं एकदम थोड़ा से। ना इन चीजों से बचना चाहिए। मेरे नहीं, ऊपर आपके ऊपर नहीं चला रहा हूँ, आप उसको मत आपके ऊपर नहीं तीर चला रहा हूँ। अरे Sorry, सतीश जी, आपके ऊपर नहीं चला रहा। सतीश सर सुनो तो आप। देखिए क्या होता है ना, हम लोग जब विश्लेषण करें ना तो एकदम सच्चाई से। एग्जैक्टली सर, सतीश सर, अरे मेरी बात सुनो सर। क्या है ना, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग का तुरंत जो है ट्रोल चालू हो जाते हैं। अच्छा, ये एंकर भी जो है गोदी मीडिया भाजपा को जिताना चाहता है, ये सब बोल देते हैं। अब मैं क्या करूं? मैं तो सवाल पूछूंगा ना कि 2019 में 180 सीट देने वाले एनालिस्ट कहां हैं? वो क्यों नहीं आते फ्रंट में जब 303 आ गए अकेले भाजपा की? मेरा सवाल इसलिए होता, लोगों को लगता है कि ये उनके फेवर पे, तो मैं इसलिए उनको बुला के पूछिए। अरे सर, वो गायब हो जाते हैं। अखिलेश यादव की 2 बार सरकार बनवाने वाले पता नहीं कहां चले गए। अब वो लौट ही नहीं रहे, 17 में नहीं बनवा पाए, 22 में नहीं बनवा पाए। मेरा पॉइंट ये किसकी बनती, आई डोंट केयर। मेरे ऊपर तो आरोप नहीं है। नहीं, अरे सर, आपके ऊपर कैसे हो सकता है? प्रेम कुमार जी सर, अब की बार 400 पार की नहीं? नहीं, आप जैसे जिनको खोज रहे हो हम हैं। अरे बताओ सर, मेरा भी पता। अखिलेश यादव की सरकार हमें लग रही थी कि बनेगी, और हमें लगता है अखिलेश यादव का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ, और जो कुछ सीटें जहां बहुत छोटे मार्जिन से वो हारे, तो इस पर उतना कैलकुलेट कर पाना संभव नहीं होता है। लेकिन अखिलेश यादव ने बहुत अपने आप को अपलिफ्ट किया, उनकी पार्टी ने अपलिफ्ट किया। तो इसमें कोई ये बात थोड़े है कि नहीं है, लग रहा था बहुत अच्छी। आप पर्सनली मत लेना भैया, पहले मैं बता दे रहा हूँ प्रेम कुमार जी। मैं पर्सनली, मैं तो पूरी बात करने के लिए हमेशा हर स्थिति में तैयार हूं। तब ठीक है क्यों लूंगा जी। तो मैं ये कह रहा हूँ, देखिए अवधेश जी कह रहे कि विपक्ष इतना कमजोर कभी देखा ही नहीं। मुझे लगता है कि विपक्ष तो इस बार बहुत स्ट्रांगली इकट्ठा है भाई। विपक्ष जब 2 सीटें आई थी बीजेपी को, विपक्ष तब कमजोर था। विपक्ष नेहरू के रिजीम में कमजोर था, इंदिरा के रिजीम में भी कमजोर था, लेकिन विपक्ष तो आज इंडिया गठबंधन के रूप में अपने सारे शिकवे भुला करके इकट्ठा। भाई आप कैसे बोलते हैं कि विपक्ष कमजोर है? चुनाव में लड़ाई है। पहले तो आप 3 महीना पहले मानते नहीं थे कि कोई लड़ाई है, आज मान रहे हैं। लोकल मुद्दा नेशनल गायब है, सब मानने को तैयार है। कई स्टेट में विलुप्त हो जाएगी बीजेपी, स्टेट में कई स्टेट में बीजेपी अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पूरे देश में सारे स्टेट में बीजेपी क्लीन स्वीप कर ले। आज कोई बीजेपी का कोई नेता, कोई विश्लेषक ये दावा नहीं कर सकता कि कोई किस स्टेट में वो क्लीन स्वीप करे। जी सर, कर सकता। ये बदला है चुनाव, बिल्कुल सर, ये मैं कहना चाहता हूँ, और इसलिए बदला है कि विपक्ष इकट्ठा हुआ है। पॉइंट टेकन सर। प्रेम कुमार सर, अब एकदम 1 मिनट बाका, अब इनका 1 मिनट हमारा हमने खर्च कर लिया, मैंने ज्यादा बोल दिया होगा। सज्जन जी, आप जहां जितनी घूमते फिरते रहते हैं, शाम को अपनी एक डायरी जरूर लिखते होंगे आप, तो आप वो फुटनोट लिखिए 30-40 सेकंड में कि आज आपने क्या देखा, बताइए। देखिए, इस बार ओवरऑल अगर आप देखें अखिल भारतीय स्तर पे, तो 2024 का परिणाम बिल्कुल आप देखेंगे 2019 का नकल होगा, रेप्लिका होगा। हाँ, उसमें राज्य स्तर पे थोड़ा वेरिएशन आ सकता है कि महाराष्ट्र में थोड़ा कम हो जाए, बिहार में आंशिक रूप से कम हो जाए, और उसकी क्षतिपूर्ति पूर्व के राज्य बंगाल, उड़ीसा, असम, और दक्षिण में तेलंगाना, केरला में 1-8 सीट इस तरीके से आ जाए, और कर्नाटक रिटेन हो रहा है। तो आप देखिएगा कि मुझे क्या लग रहा है कि ओवरऑल पिक्चर सेम, लगभग सेम रहने वाली है। बस वो राज्य स्तर पे थोड़ी फेरबदल हो सकती है और हो भी रही है, लेकिन मुझे बहुत ओवरऑल आप देखेंगे, अभी हम लोग प्रक्रिया के समय बात कर रहे हैं लोकल नैरेटिव की, सबकी ये रहेगा, ये सत्य है, कभी भी लोकल नैरेटिव गायब नहीं होता है। बात ये होता है हम गौर किस पे करते हैं, और लोग भी
वोट देते हैं बहुत कारणों से, लेकिन किसी खास चीजों पे ये देते हैं। चुनाव परिणाम जब आएंगे तो मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा ओवरऑल बीजेपी हो या विपक्ष हो उसके टैली में फर्क होगा। हाँ, इस खाने की जगह उस खाने में थोड़ा फेरबदल हो सकता है। जी, इस बार देखिए चुनाव तो बहुत दिलचस्प हो गया, इस पे तो शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत कांटे की टक्कर राज्यों में है, अलग अलग इलाकों में है, और एक तरीके से देखें तो बहुत सारे वेरिएशंस दिखते हैं। तो कहीं पे नुकसान होगा, कहीं फ़ायदा होगा। फाइनल टैली हम लोगों को 4 को ही पता चलेगी, परिणाम हम लोग नहीं बता रहे हैं, लेकिन एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक थ्रेड क्या है जो इस पूरे चुनाव को एक सूत्र में पिरो रही है। वो थ्रेड अभी तक पकड़ में नहीं आ रही हमारे एनालिस्टों को कि एक चीज़ क्या है जो, और वो एक चीज़ होती है। ये आपको 4 जून को हम लोग क्या होता है ना, बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करते हो और हाइंडसाइड में पता लगता है अच्छा ये चल रहा था। वो एक थ्रेड पकड़ने की कोशिश मैं लगातार आवाज़ अड्डा में करता हूँ। अब चूंकि चुनाव इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो हमें समझ में नहीं आ रहा। पिछली बार यूपी में नुकसान तो बंगाल में फ़ायदा। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं कि कहीं नुकसान हो कहीं फ़ायदा हो, किसको होगा पता नहीं। 4 तक इंतजार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सारे मेहमानों का।